तो प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में पढ़ा था, लेकिन उसके मॉडल में कुछ कमी थी जो कि बोर ने दूर की। तो आज हम बोर के मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा प्रश्न है, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। जो बोर वैज्ञानिक था उसने जो परमाणु का मॉडल दिया था उसमें उसने क्या कहा था, जैसे कोई भी परमाणु है, बीच में नाभिक होता है जिसके अंदर प्रोटॉन स्थित हैं और नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं वो निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। ये जो मैं बना रही हूं ये निश्चित कक्ष हैं जिनमें कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन इससे अपने आप बाहर नहीं जा सकता या अपनी ऊर्जा को विकिरित नहीं कर सकता। मान लीजिए कि ये मैं इलेक्ट्रॉन बनाती हूं तो ये इन कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं। इसी तरह से बाहर वाले कक्ष में भी इस तरह से इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो इस तरह से ये विविक्त कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। और उसने ये भी कहा कि जो इलेक्ट्रॉन जब एक विविक्त कक्ष में चक्कर लगाएंगे तो वो अपनी ऊर्जा विकिरित नहीं करेंगे, मतलब उनमें से कोई ऊर्जा बाहर नहीं निकलेगी। इसलिए हर एक कक्ष की जो ऊर्जा थी वो निश्चित थी, इसलिए उसने उसे ऊर्जा स्तर का भी नाम दिया, क्योंकि उनकी जो ऊर्जा थी वो निश्चित थी। तो इस तरह से ये बोर का मॉडल है जिसमें कि मध्य में नाभिक होता है जिसके अंदर प्रोटॉन थे। जब तक न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी इसलिए सिर्फ प्रोटॉन की ही उसने बात की थी। और ये निश्चित कक्ष हैं जिसके अंदर की इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और जब वे इस कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता, जिसकी वजह से उनकी ऊर्जा क्या रहती है, निश्चित रहती है। जैसे ये कक्ष हैं, मैं आपको और भी कक्ष बनाकर दिखा देती हूं। उसने जो ये ऊर्जा स्तर बनाए, जैसे पहले ऊर्जा स्तर का नाम K था, दूसरे का नाम L, तीसरे का नाम M और चौथे का नाम N था। तो ऊर्जा स्तर जो थे, पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, चौथा स्तर, और उनके नाम थे K, L, M और N। तो इस तरह से K, L, M, N नाम दिया गया। और हर एक ऊर्जा स्तर के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी निश्चित थी। उसने इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी भी कक्ष में निकालने के लिए सूत्र दिया 2n²। इस सूत्र से हम किसी भी ऊर्जा स्तर के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते थे। जैसे यहाँ पर ऊर्जा स्तर जो है इनको हम n से दर्शाते हैं। तो इस तरह से बोर ने क्या कहा अपने मॉडल में, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिन्हें विविक्त कक्ष कहते हैं या इन्हें ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया, विविक्त कक्षों में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को नहीं छोड़ते, यानी उसका विकिरण नहीं होता। फिर उसने क्या कहा, जैसे कोई भी ऊर्जा कक्ष है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो 2n² है। तो ऊर्जा कक्ष 1, 2, 3, 4 जैसे, तो पहले ऊर्जा कक्ष को उसने नाम दिया K, दूसरे को L, तीसरे को M और चौथे को N। और तो ऊर्जा कक्ष K को हम 1 भी कह सकते हैं, L को 2, M को 3 और N को 4। तो ऊर्जा कक्ष अगर 1, 2, 3, 4 हैं तो उनका नाम मैंने आपको बताया, पहले कक्ष को K, दूसरे को L, तीसरे को M और चौथे को N नाम दिया। तो इलेक्ट्रॉन का वितरण भी उसने जो बताया उसका सूत्र था 2n², 2n का वर्ग, यानी 2n की संख्या हम यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे कि पहला ऊर्जा कक्ष है K, इसके लिए n की संख्या 1 है, इसको हम n से लिखते हैं। तो n की संख्या 1 है तो यहाँ पर 1 लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 आ जाएगा। अगर हम दूसरा कक्ष लेते हैं, ये वाला जो ये सेकंड कक्ष है, अगर हम ये लेते हैं तो n की संख्या 2 रहेगी, तो जिसको हम L कक्ष भी बोलते हैं। तो 2n का स्क्वायर n की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 2 दूनी 4 और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 आता है, यानी दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेंगे। तीसरे कक्ष में जब हम वैल्यू 3 लगाएंगे तो 3 3 9, 9 दूनी 18, तो हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन तीसरे कक्ष में आते हैं। और चौथे जो ऊर्जा स्तर है उसमें n जिसको हम बोलते हैं उसमें 4 हम लिखेंगे, 4 चौके 16 और 16 दूनी 32, तो हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन चौथे कक्ष में मौजूद होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन का वितरण है। तो इस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉन का वितरण पता होना चाहिए कि किसी भी कक्ष के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने उपस्थित होंगे, वह हम इस तरह से निकाल सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया 2n² लगाकर। तो ये बोर का मॉडल था और इस तरह उसने इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया। तो इस तरह से बोर के मॉडल के बाद न्यूट्रॉन की खोज हुई जो कि चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की। तो न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन एक अपरमाणु कण है जिसकी खोज चैडविक ने की। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता बेटे, इस पे 0 आवेश होता है, ना इस पे धनावेश है ना इस पे ऋणावेश है, और यह नाभिक में स्थित है। ये नाभिक होता है बच्चे, इसमें 2 अवपरमाणु कण विद्यमान है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये मैंने पहले भी आपको बताया था अवपरमाणु कण के बारे में। तो नाभिक के अंदर उपस्थित होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
इनका जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के बराबर होता है, यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान एक समान रहता है, और हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ना के बराबर होता है। तो ये बोर के मॉडल के बारे में मैंने आपको बताया, और साथ में मैंने आपको न्यूट्रॉन के बारे में भी बता दिया। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में हुई थी, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 1932 में, तो ये भी आप नोट कर लेना। तो बच्चों, अब हम कुछ परमाणुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन के वितरण के बारे में पढ़ेंगे और उनकी हम संरचना करेंगे। तो ये आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए हम कैसे परमाणु की संरचना बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हाइड्रोजन से शुरुआत कर रही हूँ। हाइड्रोजन को H से दर्शाते हैं। हाइड्रोजन ये बेटे एक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 1 है और इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है बेटे? एक संख्या है इसके अंदर। इसे हम इलेक्ट्रॉन की संख्या दर्शा रहे हैं जो कि इसके अंदर 1 है। तो आप जानते हैं कि मध्य में क्या होता है बच्चों? नाभिक होता है। तो मान लो मैं ये नाभिक बना रही हूँ इस तरीके से। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का वितरण किस प्रकार से होगा आप इस टेबल में से देख सकते हैं कि जैसे अब इस हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो जो अगर ये इसका पहला कक्ष है जिसको हम K से दर्शाते हैं, तो अगर ये K कक्ष है तो पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले ही कक्ष में इसमें ही आ जाएगा। तो हम यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन बनाना चाहें तो ये एक इलेक्ट्रॉन है जो कि पहले ही कक्ष में विद्यमान है। तो इस तरह से ही हमने हाइड्रोजन की जो है परमाणु संरचना हम बना सकते हैं इस तरीके से। अगर अब हम अगले की बात करते हैं, अगले तत्व की, तो जैसे कि ये हीलियम है। हीलियम बच्चों, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो इसके अंदर 2 होती है। तो आप जानते हैं कि पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? आप पता है 2 आ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, ऊर्जा कक्ष पहला जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का वितरण जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन 2 है तो दोनों ही पहले कक्ष में आ सकते हैं, यानी K कक्ष में दोनों इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो हम अगर इसको बनाएं तो ये मान लीजिए कि नाभिक है और ये पहला कक्ष है। जैसे कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हीलियम की संरचना है। तो इनको हम लिख भी सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये बीच में क्या है बच्चों? ये क्या है? नाभिक है। तीसरा जो तत्व है बच्चों वो है लिथियम। लिथियम के अंदर बच्चों इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 होती है। अभी जैसे आपने देखा कि पहले कक्ष में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो अगले कक्ष में जाएगा। ये नाभिक है, ये पहला कक्ष है और ये दूसरा कक्ष है। पहले कक्ष को हम K से लिखते हैं और दूसरे कक्ष को हम L से लिखते हैं। तो K में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं आपको मालूम है? K में 2 इलेक्ट्रॉन ही समा सकते हैं। तो पहले कक्ष में हम 2 ही इलेक्ट्रॉन बनाएंगे क्योंकि पहले में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं हो सकते। और दूसरे कक्ष में हमने कितने इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं? क्योंकि इसके पास टोटल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 तो हमने बना ही दिए। तीसरा इलेक्ट्रॉन कौन से कक्ष में आएगा? L कक्ष में आएगा। तो यहाँ पर हम 1 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1, 2 और 1, 3 हो गए। तो इस तरह से ये लिथियम था। तो ऐसे ही अगर मैं अब बनाऊं कार्बन, कार्बन में बच्चों इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे बच्चों? नाभिक बनाएंगे। उसके बाद हम कक्ष बनाएंगे इलेक्ट्रॉन के। तो ये पहला कक्ष है और ये दूसरा कक्ष है। पहला कक्ष K और दूसरा कक्ष L है। अब इसके हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है। आपको मालूम है कि पहले कक्ष में जैसे मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ टेबल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो हम यहाँ पर 2 ही इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। तो ये पहला इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, इस तरह से। लेकिन हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हैं तो 2 हमने बना दिया, जो 4 और बच गए जो कि अगले कक्ष में आएंगे। तो 1, 2, 3 और 4, इस तरह से हमने ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे कक्ष में बना दिया। तो टोटल हो गए 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का वितरण किस प्रकार हुआ? यहाँ पर पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से ये वितरण हुआ। मान लो अब हम बनाते हैं ऑक्सीजन। बच्चों जो ऑक्सीजन है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो 8 होती है। तो अब आपको बनाना आ ही गया होगा। जैसे मैंने कई आपको उदाहरण दिए। तो पहले हम नाभिक बनाएंगे, उसके बाद हम पहला कक्ष बनाएंगे और दूसरा कक्ष बनाएंगे। हमें यहाँ पर 2 ही कक्षों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमें मालूम है कि पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 8 में से हमने 2 तो हमने पहले कक्ष में ले लिए। अब हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे। तो हम जो ये 6 इलेक्ट्रॉन है ये हम दूसरे कक्ष में डालेंगे। 1, 2, 3,
4, 5, 6। आप जानते हैं, इस टेबल से आप देख सकते हैं कि दूसरे कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ तक आ सकते हैं, 8 तक आ सकते हैं। तो अभी हमारे पास 6 ही थे, तो हम यहाँ पे उसको दूसरे कक्ष में ले लेंगे। अब बच्चों मैं अगला जो उदाहरण दे रही हूँ वो है सोडियम का। बच्चों सोडियम की जो अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है ये 11 होती है। तो आप इस टेबल से देख सकते हैं कि पहले कक्ष में के कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं, 2। दूसरा कक्ष एल है, इसमें कितने उपस्थित हो सकते हैं, यहाँ टेबल से देखिए आप 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्ष में आ सकते हैं। तो 2 और 8 कितने हुए, 10। अभी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गया, 11 टोटल थे। पहले में 2 आए, दूसरे में 8 आए, तो यानी हमें तीसरे कक्ष की जरूरत पड़ेगी और उसमें हमारा बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। और लास्ट कक्ष चौथा जो है वो अभी खाली है। तो इसको हम ड्रा भी कर सकते हैं जैसे हमने पहले किए हैं। तो ये बीच में क्या है, सबसे पहले नाभिक है, उसके बाद हम कक्ष बनाएंगे। अब हमें कितने कक्षों की जरूरत पड़ी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2, 3 कक्षों की जरूरत पड़ी। तो ये पहला कक्ष है। ऐसे ही हम दूसरा कक्ष भी बनाएंगे और ये हमने तीसरा कक्ष बनाया है इस तरीके से। अब इलेक्ट्रॉन आपने देखा कि पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो हम पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे जिसका नाम कक्ष का है के। दूसरा कक्ष है एल और एल में हमने कितने इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, 8। तो हम यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरह से हम 8 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे दूसरे कक्ष में। और आप यहाँ पे देख सकते हैं एम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये एम कक्ष है और इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है, आप उसको कहीं मर्जी बना सकते हैं। ये 1 हमने बना दिया। तो इस तरीके से ये सोडियम का जो है परमाणुक संरचना और इलेक्ट्रॉन का वितरण हम इस तरह से करेंगे। ऐसे ही हम कोई भी तत्व है उसके अगर अंदर हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या पता है तो हम इस तरह से KLMN लिख के इस टेबल के अनुसार हम इलेक्ट्रॉन का वितरण कर सकते हैं और हम कोई भी परमाणु जो है उसको हम दर्शा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर एक टेबल तैयार की है, आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने यहाँ पर आप हेडिंग देख सकते हैं, ये है तत्व का नाम, ये है उनकी परमाणु संख्या या प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये मैंने इकट्ठी क्यों लिखी है, क्योंकि बच्चों आपको पता होना चाहिए कि किसी भी परमाणु के अंदर जो परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि परमाणु जो है वो उदासीन होता है, उसके अंदर जितने प्रोटॉन हो उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होने के कारण उसको मैंने एक ही खाने में लिख दिया और वही परमाणु संख्या की भी बराबर होती है, इसलिए मैंने यहाँ परमाणु संख्या भी लिख दी जिसको हम Z से दर्शाते हैं। परमाणु संख्या के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये आप टेबल थोड़ा सा देख लीजिए क्योंकि इसमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो हमने यहाँ पर से देखनी है। मैंने इनको लाइन वाइज लिखा है बढ़ते क्रम में। तो इस तरह से हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, हीलियम की 2, लिथियम की 3, बेरिलियम की 4, बोरोन की 5, कार्बन की 6। ये आपको लाइन वाइज याद भी करना है। उसके बाद ये न्यूट्रॉन की संख्या मैंने इस टेबल में लिखी है, वो आप याद कर लेना। उसके बाद द्रव्यमान संख्या, ये भी अब हम छोड़ देते हैं, इसको मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का वितरण। जैसे मैंने अभी आपको बताया के कक्ष है, इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, अभी मैंने पीछे 2n² के सूत्र के हिसाब से बताया। के कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, 2। एल में कितने समा सकते हैं, 8। इसमें 18, 32। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है। तो हाइड्रोजन है, इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो के में 2 आ सकते हैं, पर यहाँ पर हमारे पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो वो पहले ही कक्ष में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन वितरण इस प्रकार से होगा, इसमें हम 1 लिखेंगे। उसके बाद आता है हीलियम। हीलियम में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है और के में 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, तो ये दोनों ही पहले कक्ष में आ जाएंगे। लिथियम में हमारे पास है 3 इलेक्ट्रॉन, आप यहाँ से देख सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। तो पहले कक्ष में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वहां से आप देख सकते हैं के में 2 आ सकते हैं, तो 2 तो पहले ही कक्ष में आएंगे। अब टोटल थे 3 और हमारे पास 2 पहले कक्ष में आ गए, तो बचा कितना, 1, वो हम अगले कक्ष में लेंगे यानी एल में। तो 2, 1 इस तरह से इसका वितरण होगा। उसके बाद बेरिलियम पे आ जाते हैं, इसमें बचे 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो आपने जैसे भी जाना कि पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, तो बचे कितने, 4 में से 2 बचे, तो वो अगले कक्ष में चले जाएंगे एल में। इस तरह से बोरोन में तो 2, 3, कार्बन में 2 पहले कक्ष में, बचे 4 वो दूसरे में, एन में 2, 5, ऑक्सीजन में 2, 6, फ्लोरीन में 2, 7। इस तरह से हम ये इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन में 2, 7, इस तरह से हम इनका इलेक्ट्रॉन का वितरण आगे 18 परमाणु संख्या तक दिखाएंगे। जो बची हुई परमाणु संख्या है वो आप बुक में से भी देख सकते हैं। बुक में एक टेबल बनी हुई है जिसमें कि सबकी परमाणु संख्या और सब तत्वों के नाम और उनके प्रतीक दिए गए हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आपको 9 परमाणु संख्या तक दिखाया है, ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते आप इसको 20 तक भी कर सकते हैं, जो कि आपकी टेबल में बुक में दिया हुआ है। मैं यहाँ पर इसको वीडियो में भी संलग्न कर दूंगी, आप उसमें से सारे तत्वों के नाम नोट कर सकते हैं और उनका इलेक्ट्रॉन वितरण भी वहां से देख सकते हैं।
और इसको आप खुद भी करने की प्रैक्टिस करना ताकि आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो समझ आ गया होगा। अगर आपको ये समझ आ गया तो इसे अपनी कॉपी में जरूर लिखना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।